Hello, dear students. I hope you all are fine. Today I am going to cover the chapter of SST, Class 7th, Chapter number 15, The Mughal Empire, DAV Board. This is a requested chapter. First of all, I would like to say sorry to that child because she was demanding the chapter again and again, but I was not having the book. So finally, I bought books of class 7th and 8th SST, and from now onwards, I will be putting the chapters regularly. I'll try that, though you know that I'm a busy person, but still I will try. Okay, so let's start with the Mughal Empire. First page, page number 119. सो दिस चैप्टर इज़ स्टार्टिंग विद द रेन ऑफ बाबर. ठीक है, बाबर से हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं. कहते हैं बाबर ने इंडिया को अटैक किया था 16 सेंचुरी में. ठीक है, और उस टाइम पे इंडिया जो है वो एक बहुत ही इजी प्रे था. फर्स्ट लाइन में प्रे वर्ड लिखा हुआ है, PREY प्रे, जिसका मतलब होता है शिकार. ठीक है, फॉर एन इन्वेडर. इन्वेडर होते हैं जो दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक करके उसको इन्वेड करते हैं, उसको कैप्चर करते हैं. तो कहते हैं इंडिया एक बहुत ही आसान शिकार था. तो बाबर ने इसके ऊपर अटैक किया 16 सेंचुरी में. इट वॉज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल स्टेट्स. और आसान शिकार क्यों था? क्योंकि जो इंडिया था वो डिवाइडेड था, यूनाइटेड नहीं था. ठीक है, कोई चीज़ यूनाइटेड होती है तो उसको तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन अगर कोई चीज़ डिवाइडेड होती है तो उसको तोड़ना आसान होता है. तो इसी तरह से उस टाइम इंडिया जो है बहुत सारी स्मॉल स्टेट्स में डिवाइडेड था, तो बाबर के लिए इसको कैप्चर करना बहुत आसान हो गया. ठीक है, और ये जो स्मॉल किंगडम्स थी वर इनकेपेबल ऑफ स्टैंडिंग अप टू एनी फॉरेन एग्रेशन. वही बात है कि ये जितनी भी स्मॉल किंगडम्स थी जिनमें इंडिया बटा हुआ था वो अपने आप में अकेली कुछ नहीं कर सकती थी. यानी कि जितनी छोटी छोटी स्टेट्स थी इंडिया के अंदर वो अकेले किसी भी फॉरेन एग्रेशन, यानी कि फॉरेन मीन्स कोई बाहर से हमारे ऊपर अटैक करता तो उसको वो झेल नहीं सकती थी. लेकिन अगर सारा इंडिया इकट्ठा होता उस टाइम तो बाबर शायद इंडिया को उस टाइम कैप्चर ना कर पाता. लेकिन ये इंडिया की उस टाइम वीकनेस थी, तो बाबर ने 16 सेंचुरी में बड़ी इजीली इसको कैप्चर कर लिया. दिल्ली हैड लॉस्ट इट्स ग्लोरी अंडर इब्राहिम लोदी. और कहते जो दिल्ली था वो भी अपनी शान जो है उसकी शान और शौकत पूरी ख़त्म हो चुकी. हिज पर्सनल ऑफिशियल्स अपोज्ड हिम एंड इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया. अब उसके जो पर्सनल ऑफिशियल्स थे इब्राहिम लोदी के, वो ही हो गए घर का भेदी लंका ढाए वाला हाल, कि उन्होंने ही उसको धोखा दिया इब्राहिम लोदी को, और उन्होंने ही बाबर को इन्वाइट किया कि तू इंडिया आ जा और इंडिया को आके कैप्चर कर ले. द सिचुएशन in Punjab, Gujarat, Bengal, Malwa, Rajputana, Kashmir, etc. was quite bad. There was widespread lawlessness and disorder. तो कहते हैं इन सारी जगहों में पंजाब, गुजरात etc. यहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे और यहाँ पे कानून तो बिल्कुल नहीं था, बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर था, गवर्नमेंट बिखर चुकी थी. ठीक है, लोग कानून से बिल्कुल बाहर हो चुके थे. The local rulers were unpopular among the masses at that time. Babur laid the foundation of the Mughal Empire in India. अब कहते जो उस टाइम छोटे छोटे लोकल रूलर्स थे उनको भी मासेस यानी लोग, मासेस का मतलब होता है लोग, जो लोग हैं वो पसंद नहीं करते थे. जो पब्लिक है जो उस टाइम पे उनके सब्जेक्ट्स थे वो पसंद नहीं करते थे. तो बाबर के लिए बहुत ही आसानी हो गई इंडिया में आकर मुग़ल एम्पायर को स्टार्ट करना. He was succeeded by his son Humayun, but it was Humayun's son Akbar the Great who proved to be the real glory of the Mughal Empire. Let us study about the Mughal Empire in detail. अब कहते हैं कि बाबर के बाद उनका बेटा गद्दी पे आ गया हुमायूं. ठीक है, और हुमायूं का बेटा आया अकबर. अब कहते हैं अकबर वो इंसान था जिसके टाइम पे मुग़ल एम्पायर का झंडा सबसे ऊपर था. मुग़ल एम्पायर ने बहुत शाइन किया, बहुत तरक्की की, और प्लस इंडिया ने भी बहुत ज़्यादा तरक्की की. अगर आपने कभी हिस्ट्री में पहले पढ़ा होगा या मूवी में सुना होगा तो अकबर हमेशा यही कहते थे कि वो इंडिया की तरक्की के लिए वो काफ़ी कुछ करना चाहते थे और किया भी. प्लस साथ के साथ मुग़ल एम्पायर भी है जो उस टाइम अपनी पूरी ग्लोरी पे थी, पूरी शाइन पे थी. सो मुग़ल एम्परर्स यानी कि जो मुग़ल राजा हैं उनके बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले है बाबर 1526-30 CE. सबसे पहले तो CE का मतलब आप देख लो, CE का मतलब है बिफोर द करंट एरा या बिफोर द कॉमन एरा. तो जो कॉमन या करंट एरा है उससे पहले का जो समय है उसके लिए ये लोग CE यूज़ करते हैं. दो देयर आर मैनी हिस्टोरियंस जिनको ये CE पसंद नहीं है, वो अभी भी पुराना वाला AD वाला सिस्टम फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन ये CE वाला सिस्टम है ये जो चल रहा है आजकल. Zahiruddin Muhammad, commonly known as Babur Tiger, was the great-grandson of Taimur and descendant of Turkish ruler Chengiz Khan, who had invaded India several times.
अब कहते हैं इनका जो पूरा नाम है वो है ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद, और इनको टाइगर भी कहा जाता था, और ये तैमूर के ग्रेट ग्रैंडसन थे, यानी तैमूर नाम का जो राजा था वो इनके परदादा थे, ठीक है। और इनका ये जो सारा स्टार्ट हुआ था मुग़ल एम्पायर, वो इनके कहाँ से स्टार्ट हुआ था, किस राजा से स्टार्ट हुआ है, वो है चंगेज़ खान। ही वॉज़ द फाउंडर ऑफ मंगोल एम्पायर। अगर आप गूगल करोगे इस नाम को जाके तो गूगल इसको चंगेज़ नहीं चंगेज़ खान लिखता है, यानी जी से लिखता है, सी से नहीं लिखता। तो ये वो पर्सन था जहाँ से ये मंगोल एम्पायर स्टार्ट हुआ और फर्दर आगे चलते चलते ये इंडिया तक पहुँचा, ठीक है। और कहते कि चंगेज़ खान जो था उसने बहुत बार इंडिया को सेवरल टाइम्स उसने इंडिया को हराया था, इन्वेड किया था, ठीक है। बाबर वॉज अ ब्रेव सोल्जर एंड एक्सपीरियंस जनरल, अ स्किल्ड हॉर्स राइडर, अ श्योर शूटर, अ स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन। अब कहते जो बाबर थे वो बहुत ही एक ब्रेव सोल्जर थे, ठीक है। वो एक एक्सपीरियंस जनरल थे, यानी कि उनको अपनी पूरी जो आर्मी है उसको यूनाइट करना, उसको चलाना, स्ट्रैटेजीज़ करवाना, सब कुछ आता था उनको। स्किल्ड हॉर्समैन थे, यानी कि घुड़सवारी में वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड थे, बहुत अच्छे शूटर थे और बहुत ही अच्छे से स्वॉर्ड यानी कि तलवार चलाते थे, उसमें भी वो स्किल्ड थे। आफ्टर बिकमिंग द रूलर ऑफ काबुल ही कॉन्कर्ड गजनी एंड समरकंद, ठीक है। गजनी जो है वो अफ़गान के एक रूलर थे, ठीक है। फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर थे अफ़गानिस्तान के, और समरकंद एक जगह का नाम है। फाइन, आप इसको जाके गूगल करके भी देख सकते हो, वो आपको इसका मैप वगैरह सब दिखा देंगे। तो कहते हैं कि जो बिकमिंग द रूलर ऑफ काबुल, ना बाबर जो है वो काबुल के रूलर बन गए, काबुल जो अफ़गानिस्तान में उसके रूलर बन गए, किसको हरा के, गजनी नाम के राजा को, जो वहाँ का सबसे पहला इंडिपेंडेंट रूलर था अफ़गानिस्तान का। प्लस समरकंद नाम जो है वो एक जगह का नाम है जिसको उन्होंने कैप्चर कर लिया था बाबर ने, ठीक है। बट हिज फेलियर टू ब्रिंग समरकंद परमानेंटली अंडर हिज कंट्रोल मेड हिम गिव अप हिज एम्बिशन ऑफ एक्सपेंडिंग हिज एम्पायर इन सेंट्रल एशिया। लेकिन कहते वो समरकंद को परमानेंट कंट्रोल करके नहीं रख सके, परमानेंट वो उनके अंडर जगह नहीं आ सकी, और उनका जो एम्बिशन था कि वो सेंट्रल एशिया को पूरी तरह से कैप्चर करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, तो फिर उन्होंने गिव अप कर दिया। मीन्स उस डिज़ायर को उन्होंने छोड़ दिया। गिव अप करने का मतलब ये है कि छोड़ देना उस चीज़ को। ही हैड टू हेड टूवर्ड्स इंडिया, और फाइनली उसको छोड़ के वो किस कंट्री की तरफ हो लिए, इंडिया की तरफ। बाबर वॉज ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय द फैबुलस वेल्थ ऑफ इंडिया। अब ना सिर्फ बाबर, अगर हम किसी के भी बारे में हिस्ट्री में पढ़ते हैं, चाहे वो बाबर है, चाहे ब्रिटिशर्स हैं, चाहे कोई और है, ईरानी, इराकी, वॉटएवर जो भी आए हैं इंडिया में, वो सबसे ज़्यादा इंडिया की तरफ आकर्षित हुए थे हमारे यहाँ पैसे की वजह से, वेल्थ की वजह से। इंडिया वॉज वेरी वेल ऑफ कंट्री, तो बाबर भी उसी की तरफ अट्रैक्ट हो गए। Babur became the ruler of Hindustan by defeating the army of Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat in 1526 CE। अब बाबर जो चाहते थे वो हो गया, उन्होंने इंडिया को डिफीट कर दिया, इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटा दिया और ख़ुद वो दिल्ली की जो सल्तनत है उसके राजा बन गए, ठीक है। हिंदुस्तान वर्ड जो है ये हमें मुस्लिम्स ने ही दिया हुआ वर्ड है इंडिया को। अगर देखा जाए तो एक्चुअल नेम वॉज भारत, या वॉज भी नहीं कहूँगी, इज़ भारत। तो हमारी कंट्री के ढेर सारे नाम हैं, जो भी मतलब यहाँ पे रिलीजन आता रहा उसने अपने अकॉर्डिंग इंडिया का जो नाम है वो रखते रहे, ठीक है जी। सो कहते हैं कि जो बाबर है उसने इंडिया को हरा दिया, इब्राहिम लोदी को गद्दी से उतार दिया, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में ही हरा दिया। बाबर्स विक्ट्री एंडेड द पावर ऑफ द अफगान एंड बूस्टेड हिज इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो कहते हैं बाबर की जो जीत हुई, विक्ट्री हुई, उससे हमारे यहाँ पे अफगान्स का जो रूल था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। और हमारे देश की जो बूस्टेड हिज मीन्स बाबर की जो खुद की इकोनॉमिक स्टेट थी, उसकी जो सिक्योरिटी और इन्फ्लुएंस था वो इंडिया में एकदम से आते ही बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फाइन, इकोनॉमिक होता है रिलेटेड टू मनी। He distributed his wealth generously to buy the confidence of the public and Afghan chiefs who had opposed him। अब उसने बड़ी ही एक ट्रिक की बाबर ने, आते उसने क्या किया कि अपनी ढेर सारी जो दौलत थी उसने चैरिटी करना स्टार्ट कर दिया, उसने लोगों में उसको बांटना स्टार्ट कर दिया, और साथ में अफ़गान जो चीफ थे उनको भी देना स्टार्ट किया। स्पेशली जो उसको अपोज करते थे उनको गिफ्ट सेंड करने स्टार्ट किए ताकि वो उनका कॉन्फिडेंस जीत सके, और प्रजा जो है उसकी जो सब्जेक्ट्स हैं जो उस टाइम पर पब्लिक थी उनका भी कॉन्फिडेंस जीत जाए। इन ऑर्डर
to have complete control over North India, Babur had to defeat Rajputs as well. The two sides met at a fierce battle of Khanwa, where Rana Sanga was defeated. अब कहते कि पूरे नॉर्थ इंडिया के ऊपर अगर उसको पूरा कंट्रोल करना था बाबर को, तो उसको राजपूत्स को भी हराना पड़ना था, क्योंकि उस टाइम इंडिया में राजपूत्स जो है उनका भी अच्छा राज था। तो कहते कि एक फियर्स बैटल हुई, फियर्स मीन्स बड़ी खूंखार एक बैटल जो है वो हुई, और उसका नाम था खानवा, जहाँ पे राणा सांगा जो है उनको हराया गया। राणा सांगा जो थे वो मेवाड़, राजस्थान मेवाड़ के राजा थे 16th सेंचुरी में ही, और उनकी डायनेस्टी का नाम था राजपूत डायनेस्टी। दिस डिफीट एंडेड द पावर ऑफ ग्रेट वॉरियर्स द राजपूत्स, और इस डिफीट से राजपूत्स जो हैं उनका भी राज जो है वो ख़त्म हो गया इंडिया में। बाबर वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट मिलिट्री कमांडर बट ऑल्सो अ लर्नड स्कॉलर। अब कहते हैं वो ना सिर्फ एक अच्छा मिलिट्री कमांडर था, मतलब उसको मिलिट्री को अच्छे से कमांड करना, चलाना, स्ट्रेटजीज बनाना, ये सब तो आता ही था, बट ही वॉज अ लर्नड स्कॉलर। अब इसको लर्नड नहीं बोलेंगे, लर्नड बोलेंगे, ठीक है। वो एक लर्नड स्कॉलर भी था, मीन्स बहुत ही विद्वान था, उसको बहुत सारी नॉलेज थी। ही रोट बाबरनामा और तुज़ुक बाबरी इन टर्किश। अब उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था बाबरनामा, और टर्किश में भी उस बुक को लिखा गया था, या टर्किश में लिखी थी, लेटर ऑन ट्रांसलेट हुई, तो उसका नाम टर्किश में भी इन्होंने दिया हुआ है, तुज़ुक बाबरी। इट इंक्लूड्स इंपॉर्टेंट इवेंट्स रिलेटेड टू बाबर्स लाइफ, मतलब एक तरह से उसकी ऑटोबायोग्राफी हो गई, जो जिसमें बाबरनामा में उसने सब कुछ दिया हुआ है। नेक्स्ट है जी बाबर का सन हुमायूं, जिसका रेन का टाइम है, रेन होता है राज, जिसका स्पेलिंग है REIGN, बोलते वक्त हम प्रोनाउंस उसको रेन ही करते हैं, ठीक है। 1530-40 CE एंड 1555-56 CE, दैट इज़ बिफोर द करंट और कॉमन एरा। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, अब ये पूरा नाम है नसीरुद्दीन मोहम्मद और निकनेम है हुमायूं, द एल्डेस्ट सन ऑफ बाबर, बाबर के एल्डेस्ट सन है। अब मैं आपको बता दूं कि बाबर के ढेर सारे बच्चे थे, ठीक है, ढेर सारे बच्चे थे, बहुत सारी उसकी वाइफ्स थी, ठीक है। अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन उनमें से मेन जो चार हैं, उन चारों में से जो सबसे बड़े थे वो हुमायूं थे। फेस्ड इनन्यूमरेबल डिफ़िकल्टीज़ टू रिटेन द मुगल एम्पायर इन इंडिया। अब हुमायूं को मुगल एम्पायर को रिटेन करने में, यानी फर्दर चलाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। बाबर हैड गिफ्टेड सेपरेट प्रोविंसेस टू हिज अदर 3 सन्स, और जो उसके बाकी के 3 बेटे थे, एक था हिंदल मिर्ज़ा, कमरान मिर्ज़ा एंड अक्सारी, इनको उसने अलग अलग प्रोविंस यानी अलग अलग स्टेट्स उस टाइम की जो थी वो दे दी, राज करने के लिए गिफ्ट कर दी। द आर्मी वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड लैंग्वेज ग्रुप्स। हुमायूं हैड इनहेरिटेड एन एम्प्टी ट्रेजरी। अब कहते जो आर्मी थी उसमें ढेर सारी कंट्रीज़ के जो लोग थे वो उसमें सोल्जर्स थे, ठीक है। बड़े अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग जो हैं वो आर्मी के अंदर थे जब हुमायूं को वो राज मिला है, जो प्रेजेंट आर्मी थी। प्लस जो हुमायूं को ट्रेजरी मिली, ट्रेजरी हम खजाने को कहते हैं, वो इनहेरिटेड होता है विरासत में मिलना। तो विरासत में जो उसको ट्रेजरी मिली वो टोटली खाली थी, मतलब उसमें कुछ नहीं मिला, उसको सारा कुछ खुद करना पड़ा। ही हैड टू फेस ऑपोजिशन फ्रॉम हिज ब्रदर्स, रिलेटिव्स, अफगान्स एंड राजपूत। इन सारे लोगों ने उसका ऑपोजिशन, यानी कि उसको ऑपोजिशन हम कह सकते हैं कि उसके अगेंस्ट खड़े हो गए, ये सब लोग उसके अगेंस्ट हुए। ही मल्टीप्लाइड हिज प्रॉब्लम विद हिज ओन फॉलीज होता है मिस्टेक्स, अपनी, और भी हुमायूं ने काफ़ी सारी गलतियां की और अपनी जो प्रॉब्लम्स थी उनको मल्टीप्लाई कर लिया, यानी बढ़ा लिया। ही वॉज एडिक्टेड टू ओपियम। ओपियम होती है अफ़ीम, एक तरह की ड्रग होती है, नशा होता है, उसको वो नशा भी लगा हुआ था, वो बहुत ज़्यादा अफ़ीम खाता था, वो भी एक रीज़न था। ही लैक्ड मिलिट्री एबिलिटी, जैसे उसके फादर को मिलिट्री का बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, ही वॉज अ वेरी स्किल्ड कमांडर, इसको मिलिट्री की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। हिज फादर हैड फेल्ड टू क्रश द पावर ऑफ अफगान्स फॉर गुड। उसके जो फादर थे वो अफ़गान्स की जो पावर थी, क्योंकि उनसे पहले अफ़गान ही थे हमारी कंट्री में, तो उसकी जो पावर थी उसको पूरी तरह से क्रश नहीं कर पाए थे। तो फाइनली होता क्या कि जो हुमायूं है उसको एक अफ़गान ही हरा देता है, और उस अफ़गान का नाम था शेर शाह सूरी एट चौसा एंड कनौज। चौसा और कनौज दोनों ही इंडिया के अंदर ही छोटी छोटी जगहों के नाम है, यूपी में है, आप चाहो तो मैप में जाके उसको देख सकते हो। एंड वॉज फोर्स टू लीव इंडिया एंड टेक रिफ्यूज इन ईरान इन 1540, और उसको हुमायूं को हरा दिया, ठीक है, शेर शाह सूरी ने। इसको बोलना थोड़ा सा टंग ट्विस्टिंग वाला काम है। तो उन्होंने हरा दिया और फाइनली हुमायूं को फोर्स किया कि वो इंडिया छोड़ के चला जाए, एक तरह से उसको देश निकाला दे दिया, और वो ईरान चले गए और वहाँ जाके रिफ्यूज ले लिया, लेने लगे।
1540 में। आफ्टर 15 years हुमायूं डिफीटेड सिकंदर सूरी, अ वीक सक्सेसर ऑफ शेरशाह सूरी, एंड रीस्टोर्ड द मुगल एम्पायर इन इंडिया वंस अगेन। अनफॉर्चुनेटली ही डाइड आफ्टर स्लिपिंग फ्रॉम द स्टेप्स ऑफ हिज लाइब्रेरी बिल्डिंग एट दिल्ली। अब कहते हैं कि 1540 में ईरान चला गया हुमायूं, फाइन, उसको एक तरह से निकाल दिया गया देश में से, लेकिन 15 साल के बाद उसने एक सिकंदर सूरी नाम का जो राजा था, जो कि एक बहुत ही वीक राजा था, जो कि शेरशाह सूरी का सक्सेसर था, मतलब वो शेरशाह सूरी के बाद राजा बना था, उसको हराया और दोबारा से मुगल एम्पायर जो है उसने इंडिया में स्टार्ट कर दी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता है दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि हुमायूं अपने ही लाइब्रेरी की जो सीढ़ियाँ थी उसमें से स्लिप होकर गिर गया दिल्ली में और उसकी डेथ हो जाती है। अब शेरशाह सूरी के बारे में यहाँ पे एक नोट भी दिया हुआ है, मैं पूरा नोट नहीं पढ़ रही हूँ, मैं आपको नॉर्मल बता देती हूँ कि इनका एक्चुअल नाम फरीद खान था और ये सूरी एम्पायर के फाउंडर थे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम इन्होंने किया, इन्होंने इंडिया के लिए काफ़ी कुछ किया था, प्लस इन्होंने रुपी की जो करेंसी है उसको स्टार्ट किया था। और हमारे यहाँ पे जितनी भी जीटी रोड्स हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड्स हैं, वो एक्चुअली इन्हीं के नाम पे हैं, शेरशाह सूरी रोड्स हैं। फर्दर उनको जो आगे चेंज करके जीटी रोड कर दिया गया। रेस्ट बेटे, आई विल बी मेकिंग द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम वीडियो। यही वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, ठीक है, उसमें मैं इस चैप्टर को कवर करूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।